वेलकम बैक 3R क्लासेस। हमारी सीरीज चल रही थी घटनाचक्र इतिहास पूर्वावलोकन। उसमें हमारा टॉपिक था गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इससे पहले हम इसके पहले के नोट्स देख चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर इसके पहले के नोट्स देख लीजिए। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था। मीमांसा के प्रखर एवं उद्भट आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है। तो आपको यहाँ पे नोट क्या करना है कि कर्म का जो सिद्धांत है मीमांसा दर्शन से संबंधित है और इसको प्रतिपादन किसने किया था? जैमिनी ने। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड पर विचार किया गया है। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। इनको याद रखना, षड दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत उत्तर मीमांसा, षड दर्शन, आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल हैं। देखिएगा, सांख्य जो दर्शन है उसके प्रणेता कपिल हैं, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा या वेदांत के बादरायण थे। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये नोट्स आप बनाते जाइए। आरओ एरो यूपी पीसीएस के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उपसंप्रदाय एवं इसके प्रवर्तक है, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद। ये भी पीसीएस में पूछा गया है, मिलान करने के लिए पूछा जाता है। ये इसको नोट करिएगा। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य थे उनका था विशिष्टता द्वैत और जो मध्वाचार्य थे उनका दर्शन था द्वैतवाद। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों, अन्य 2 सूर्यवंश और अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारण ने प्रतिष्ठानपुर वर्तमान झूसी इलाहाबाद में राजधानी की स्थापना की थी। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। यहाँ से फिर से नोट करिएगा, ऐहोल लेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नाग भट्ट था, 730 से 756 ईस्वी। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेश शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। उसने मान्यखेट अपनी राजधानी बनाई। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। किसने? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष फर्स्ट का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। मोखरी गुप्तों के सामंत थे, जो मूलतः गया के निवासी थे। मोखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज बनाई थी। इस वंश के शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सरवर्मा एवं गृह वर्मा थे। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना उसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति, कौन सी कृति थी बाणभट्ट की? हर्षचरित से प्राप्त होती है तथा इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं हैं कलहण कृति राजतरंगिणी में भी मिलती हैं। तो राजतरंगिणी किसकी थी? कलहण की, और हर्षचरित था बाणभट्ट का। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राज्यश्री दोनों साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठे थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वे राज्यश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। ये कौन थी? इसकी बहन थी।
हर्षवर्धन की। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता हुएनसांग ने की थी। किसने की थी इस सभा की अध्यक्षता? हुएनसांग ने। हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हर्ष के दरबार में आया था। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था। इसको नोट करिएगा, ये भी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। हुएनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। उसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। प्रायद्वीपीय भारत की 5वीं सबसे बड़ी कौन सी नदी है? ये नर्मदा नदी है, इसको भी याद रखिएगा। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यम भावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं हुएनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। हर्षवर्धन की समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हुएनसांग के भारत आगमन की है। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन चीन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। अपनी यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा था, जिसे क्या कहते हैं? CU की कहा जाता है। इसने भीनमाल की यात्रा की। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। किसको? हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हुएनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थीं। या तो उनको आग में जला दो, अग्नि परीक्षा लो, जल से लो, या विष की परीक्षाएं आदि ली जाती थीं। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। हुएनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन में हुएनसांग पूछा गया था कि चीन किसके समकालीन था, तो उसमें हर्षवर्धन भी दिया था। लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। हुएनसांग जो था किसके समकालीन था? ये चीन का एक तांग वंशी शासक था, ताई सुंग, उसके समकालीन था। इसी के राज्य का नागरिक था। 637 ईस्वी में हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हुएनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हुएनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसको महोदया या महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। ये RO 2021 में पूछा हुआ सवाल है कि महोदया किसको कहते हैं, या महोदया श्री। तो याद रखिएगा, कन्नौज का पुराना नाम है। अतः इस प्रकार अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली थी। चीनी यात्री इत्सिंग 671 से 695 ईस्वी, जब वह युवक था, उसने अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वे दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए वे चीन वापस लौट गया। प्राचीन काल के चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिन तू तथा थियान तू नाम से किया है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया था। ये भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला, ये भी पूछा हुआ है पीसीएस में। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना बंगाल के पाल शासक किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। शंकराचार्य को श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में हुआ था। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, इनको नोट कर लीजिएगा एकदम से। हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण है श्रृंगेरी मठ, ये कहाँ है? कर्नाटक में। दक्षिण भारत में ये था, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ है कर्नाटक में। द्वारका गुजरात, ये पश्चिम में है। पुरी उड़ीसा, ये पूर्व में। तथा ज्योतिर्मठ, जिसको जोशी मठ भी कहते हैं, ये उत्तराखंड में है। नोट करिएगा, हाल ही में अभी जोशी मठ जो है बहुत चर्चा का विषय भी बना हुआ था, ये अपने धसाव के कारण।
चार धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा चार धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ भी आते हैं। आज की क्लास में हमारी नोट्स कंप्लीट होते हैं। इससे आगे की क्लास में हम इससे संबंधित जो प्रश्न कोश है उसको करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बाय।